नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं अवनीश पीएन शर्मा सर। और इस वक्त दो एरियाज जो बहुत ज्यादा बात हो रही है वो है वेस्ट बंगाल के बारे में और ममता बनर्जी के बारे में। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ममता अपनी क्या बोलते हैं, अटेंशन ग्रैबिंग, अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड से कभी बाज नहीं आती है। जो आजकल उनके बयान आ रहे हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि दो, जैसे वो 5 साल के बच्चे होते हैं ना सर, स्कूल में, तो उसी स्टाइल में वो बिहेव कर रही है। ओवर टू यू सर। बिल्कुल। ममता बनर्जी के बारे में लड़ाका छवि उनका लेके ममता का एक बड़ा पुराना जुमला है, एक बड़ा पुराना नारा है उनका, जिसको लेके उन्होंने अपनी काफी अच्छी छवि बनाई थी। नारा सुनने में भी अच्छा लगता है, माँ माटी मानुष, हम सबको याद होगा। अच्छा, ये नारा उनको क्यों सूट करता था? माँ, जिससे उनकी बंगाली प्राइड या एक केरी छवि, ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई होते थे। दूसरा मानुष, तो मानुष से उनकी बंगालियत, जिसमें बंगाली अस्मिता भी है, बंगाली प्राइड भी है, बंगाली पहचान भी है, वो एड्रेस होता था। और माटी, माटी से उनकी भौगोलिक, जो वो बंगाली कल्चर की बात करती हैं, जिसको लेके वो बंगाली वर्सेस अदर करती हैं, जैसे अभी उन्होंने बंगाली वर्सेस गुजराती कर रखा है या करती रहती हैं। तो ये चीजें, तीनों फ्लेवर उनको सेटिस्फाई करते थे। मजे की बात यह है, ममता बनर्जी के पास एक बार फिर 3 मौ से शुरू होने वाले शब्द हैं। पहले था माँ माटी मानुस, और आज के विधानसभा चुनाव के समय उनके पास म से ही शुरू होने वाले 3 शब्द हैं। लेकिन वो माँ माटी मानुस नहीं है, बल्कि अब वो हो गया है मटन, मछली और मुर्गा। सॉरी। आप कल्पना करिए दर्शकों कि आपको लग रहा होगा कि ये अवनीश किस तक तरह का मजाक शुरू किया इसने, कैसे गंभीर टॉपिक पे। और कह रहा हूं कि आज उनके हाथ में 3 मौ हैं, लेकिन वो माँ माटी मानुस ना होके वो मटन, मछली और मुर्गा है। ममता बनर्जी बंगाल में ये कह रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पर नॉनवेज बिकना बंद हो जाएगा। गायत्री जी, आप जरा सोचें कि ममता बनर्जी अपने मुद्दों से कितनी गरीब हो चुकी हैं। जमीन पर खेलने के लिए अब उनके पास मुद्दे कितने बचे हैं कि उन्होंने मछली खाने को, मुर्गा खाने को और मटन खाने को चुनाव का विषय बना रखा है। वो कहती हैं कि ये तीनों चीजों की बिक्री, अंडों की बिक्री बंद करा देगी बीजेपी सरकार। आप मुझे ये बताइए, असम में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। बगल के उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 38% मतदाताओं ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। बिहार में बगल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बगल में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। थोड़ा और ऊपर बढ़ो ममता बनर्जी दीदी, तो तुमको उत्तराखंड में भाजपा की सरकार मिल जाएगी, महाराष्ट्र में मिल जाएगी। और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बंगालियों को समझाने में लगी है कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो नॉनवेज बिकना बंद हो जाएगा। किसी को ये समझ में आ रहा है? लेकिन उसी के साथ एक और, मैं बड़ा आपको, मतलब ये विचित्र किंतु सत्य टाइप की बात है कि जिस बंगाली समाज को निश्चित तौर पर इस देश के विमर्श में बौद्धिक समाज का दर्जा मिला है, सुसंस्कृत समाज का दर्जा मिला है, चाहे उनके खान पान हो, चाहे उनका बुद्धिमत्ता हो, आर्ट एंड कल्चर हो, म्यूजिक हो, एक छवि बनी हुई है। हालांकि वो छवि कितनी सही है, कितनी गलत है, ये हमारी विषय नहीं है, ये हमारी आज की चर्चा का विषय नहीं है। हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, वो कल्चरल बात हो जाएगी। लेकिन जब मैं ये कहूं अगर आपको, तो दर्शकों चौंकिएगा नहीं। मछली, मटन और मुर्गा एक चुनावी ताकत के रूप में बंगाल के समाज पर चिपक सकता है। आप सोचिए, ये मुद्दा चिपक सकता है। बंगाली प्राइड आइडेंटिटी कहां तक है कि वो मछली को बंगाली प्राइड से जोड़ पाती। एक तो ये रही बात कि ममता बनर्जी की स्थिति क्या है, मुद्दों का किस तरीके से उनके पास अभाव हो गया, यही वजह है। अब मैं कुछ आपको डेटाज बताऊंगा और उससे आपको, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, न गायत्री जी आप कुछ बोलेंगी कि कहाँ जा रहा है बंगाल का चुनाव, क्या बंगाल के
विधानसभा चुनाव की कोई धुंधली सी तस्वीर बननी शुरू हो गई है। दर्शकों, अगले 2-3 मिनट जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं 3 तरह के आंकड़े दूंगा और उन आंकड़ों से अब आपको एक धुंधली सी तस्वीर और यहां तक कि आपको कुछ नंबर्स भी क्लियर होने शुरू हो जाएंगे टीएमसी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जरा ध्यान से सुनिएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में 57 ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत का अंतर 8,000 वोटों से कम है और इन 57 सीटों में से 39 सीटें वो टीएमसी ने जीती हुई। पहला आंकड़ा आप ये रख लीजिए। दूसरा आंकड़ा रखिए, 38% वोट शेयर बीजेपी का और 48% वोट शेयर किसका? तृणमूल का। तृणमूल ने 48% जो वोट शेयर लिया है। लगभग 54 ऐसी सीटें हैं जिनमें टीएमसी के जीत का अंतर कहीं 80,000, कहीं 70,000, कहीं 40,000, मिनिमम 50-60,000 का अंतर है। वहां से लेके ज्यादा अंतर, यानी टीएमसी को मिला हुआ कुल वोट अगर आप उसको निकाल दें, बड़ी जीत वाले आंकड़े जो 50 सीटों के लगभग है, अगर वहां पर पूल कर दें तो लगभग 40% जो मतदान का प्रतिशत है वो केवल अकेले उन्हीं सीटों से आया हुआ है। यानी कि टीएमसी का बाकी जो वेस्ट बंगाल की सीटें हैं उस पर जीत का अंतर 179 ऐसी सीटें हैं, इंक्लूडिंग दैट 57 जो 8,000 से नीचे हैं, जहां वोट का मार्जिन, जीत का मार्जिन 197 ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत का अंतर 20 से 22,000 से लेके और नीचे तक है। अब एक और फिगर आपको देता हूं। एसआईआर में ऑन एवरेज हर सीट पर अब ये साफ हो चुका है कि एसआईआर में जो करीब 60 लाख नाम काटे गए थे, अब वो तीसरी सप्लीमेंट्री परसों रात को आ चुकी है और जो फाइनल आंकड़ा आ रहा है वो करीब 80 से 82 या 84 हजार के बीच में कुछ होगा। अगर मैं इसे 80 लाख ही मान लेता हूं, 80 लाख, आई एम सो सॉरी, हजार नहीं है, 60 लाख पहले कटे हुए थे, अब ये संख्या करीब 80-83 हजार आ रही है। मैं इसे 80 लाख ही अगर मान लूं, एक बार फिर मैंने 13,000 कह दिया, आई एम सॉरी, तो ये टोटल जो 7.5 करोड़ वोटर हैं उनके अगेंस्ट करीब 12% पड़ता है ये, यानी 12% वोट अकेले एसआईआर में जा चुके। अब एक और फिगर आपके सामने रखता हूं, उसको भी ध्यान से अकाउंट में ले लीजिए। हर सीट पर आज की डेट में लगभग 19,000 वोट कम हो चुके हैं। फाइनल टैली जब तक आएगी ये संख्या बढ़ के चली जाएगी 27-28 हजार पर विधानसभा। अब उस 27-28 हजार में से अगर हम जेन्युइनली जो मृतक हैं, जो लोग मर गए हैं, उनके नाम को हटा देते हैं, जो लोग परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम को हटा देते हैं, ठीक है ना? क्या 27 हजार में से हम मान के चलते हैं, चलो साहब हम इसमें 15,000 ऐसे नाम हटा देते हैं जो मृतक हो चुके हैं, जो शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन 12 से 15,000 अभी भी पर विधानसभा सीट ऐसे मत हैं जो पहले कास्ट होते थे 100%, जो पढ़ते थे, और क्यों मैं कह रहा हूं पढ़ते थे उसके भी आंकड़े दे रहा हूं, वो अब नहीं पढ़ेंगे। पर सीट 15,000 ऐसे वोट जो पढ़ा करते थे पिछली विधानसभा तक, इस बार नहीं पढ़ेंगे। उनमें से 95% वोट टीएमसी को पढ़ते थे जो कि अब नहीं पढ़ा करेंगे। अब क्यों नहीं पढ़ा करेंगे? मैं इन आंकड़ों को सपोर्ट करता हूं। देखिए कैसे, जो ये 15,000 वोट है, आप याद कीजिए पिछली विधानसभा में 80-82% वोटिंग वेस्ट बंगाल में होती है। यूपी जैसे जिले में 65%, 62%, इससे ऊपर जाने में हालत खराब हो जाती है। एसआईआर होने के बाद जनरल एक धारणा क्या है कि चूंकि जो अनजेन्युइन मतदाता थे, जो केवल परसेंटेज कम करते थे, वोटिंग उनसे होती नहीं थी, उनके नाम अगर छट जाएंगे तो निश्चित तौर पर वोटिंग बढ़ जानी चाहिए और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में अपने आप एसआईआर के बाद आपको वोटिंग परसेंटेज 70 से के आसपास जाएगा। आप अगले चुनाव में देख सकती हैं, 27 के चुनाव। लेकिन वेस्ट बंगाल के बारे में ये क्यों कहा जा रहा है कि जहां 80-82% वोट पड़ता था, वहां पर वोटिंग परसेंटेज गिरेगा एसआईआर के बाद? आप सोचिए जरा।
ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो एसआईआर में अवैध बांग्लादेशीज, रोहिंग्यास के नाम ये जो भरे हुए थे, वहां जो पर सीट लगभग 15,000 कम हुए हैं, ये वो वोट थे जो ममता के फेवर में 100% कास्ट होते थे और अब नहीं होंगे। इससे इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज वेस्ट बंगाल में कम होगा एसआईआर के बाद, जबकि हर जगह बढ़ेगा। ये बताता है कि 57 ऐसी सीटें जो 8,000 वोट से के अंतर से कम जीती गई हैं, इनको इंक्लूड करते हुए 197 ऐसी सीटें हैं जहां टीएमसी और भाजपा के जीत का अंतर अब एसआईआर होने के बाद, ये फिगर माइनस होने के बाद मात्र 2 या 1% पर टिका हुआ है। एसआईआर ने 12% का असर डाला है, लेकिन उसमें मैं मृतकों को हटा दूं, परमानेंट विस्थापित को हटा दूं, तो 7% का वो एक डेंट लग चुका है। 3% का डेंट सिर्फ बाकी है 10% के मतों के शेयर में। मैंने आपको बताया केवल 55 ऐसी सीटें हैं जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट टीएमसी को मिले हुए हैं। बाकी जगह इनके मतदान का मत प्रतिशत बेहद करीब है बीजेपी के। तो आंकड़े आपको किस तरफ बनते हैं? 197 ये भाजपा के पक्ष में जाते हुए आंकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। और 55 प्लस 30 और सीट, 80 to 90 सीट आपको तृणमूल की तरफ। एक धुंधली सी तस्वीर और आंकड़ों के बेस पर आज अगर अकेले भवानीपुर का उदाहरण ले लिया जाए ना, तो एसआईआर ने जो काम किया है, भवानीपुर में 57,000 वोट से जीती थी ममता बनर्जी, वहां पर 63,000 वोट कम हो चुके हैं। ममता बनर्जी तो वहां इन आंकड़ों के आधार पर आज हार चुकी हैं। और एक फैक्टर और जो सबसे मजबूत इसमें और पार्टिसिपेट कर रहा है, कांग्रेस ने 294 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। एक लंबे अरसे के बाद वहां पर अधीर रंजन चौधरी उतारे गए हैं, वहां पर एक नूर मैडम जो टीएमसी से निकल के आई हैं उनको उतारा गया है, वहां बहुत सीनियर लोगों को विधानसभा चुनाव पर उतारा है ममता के पार्टी के खिलाफ। आप मुझे ये बताइए, मैं ये नहीं कहता हूं कि कहीं कांग्रेस सीन में है, लेकिन जिस हिसाब से आप बिहार विधानसभा जब चुनाव हो रहा था तो संभवतः मेरी आपसे एक आध वीडियो पे बात तो जरूर हुई थी, और मैंने वहां पर एक बात कही थी, आप चौंकी भी थी जहां तक मुझे याद आता है। मैंने कहा कि राहुल गांधी तेजस्वी का काम यहाँ लगाने के लिए है और उसमें वो सफल हो गए। आपने बिल्कुल राहुल कहा था। बिहार में अपनी साजिश में, बंगाल में एंट्री वेट कर रही हूँ। बिहार में वो साजिश में सफल हुए। और उसी समय बात करते हुए मैंने ये भी कहा था रिजल्ट से पहले ही कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में सावधान रहना होगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का रिवाइवल तभी संभव है जब उसके पास उसका बेस मुसलमान वोटर वापस आए। वो मुसलमान वोट अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों के पास है। वो बिहार में आरजेडी के पास, वो उत्तर प्रदेश में सपा के पास, वो वेस्ट बंगाल में तृणमूल के पास। तो आप मुझे ये बताइए कि इंडी बिंडी अलायंस का वजूद होने के बावजूद भी 294 सीटों पर बड़ी मजबूती के साथ अपने कैंडिडेट उतारना। लोग तो ये उपहास उड़ा रहे थे कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, लेकिन न सिर्फ कैंडिडेट मिले बल्कि उसने उतारा है कैंडिडेट। और एक चीज और देख लीजिए जिससे मेरी बात सत्यापित होगी, बिहार में भी कांग्रेस ने ओवैसी को गठबंधन में नहीं एंट्री होने दी। याद कीजिए आप, वेस्ट बंगाल में जब गए हैं कांग्रेस और 294 सीटों पर कैंडिडेट किया है ओवैसी, और वहां पर जो दूसरा बंदा है वो क्या नाम है उसका, हुमायूं कबीर, उन दोनों ने शुरुआती ये चाह रखी थी कि कांग्रेस हमारे साथ एलाई के रूप में आ जाए। कांग्रेस ने वहां भी ओवैसी को अवॉइड किया। कांग्रेस डिस्टर्ब करेगी इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी को। कारण यह है कि कांग्रेस को अपने मुसलमान वोटर्स को पैन इंडिया वापस ले आना है, और ये काम राहुल गांधी की कांग्रेस वेस्ट बंगाल में भी कर रही है। अब मुझे ये बता दीजिए कि कांग्रेस अगर एक भी वोट पाएगी तो किसका पाएगी? क्या कांग्रेस बीजेपी का एक भी % वोट पाएगी? नहीं। उसने डेंट जब भी लगाना है तो वो किसको लगाना है? तृणमूल को लगाना है। अच्छा, अब मैं एक चीज और कहता हूं, चाहे वो कांग्रेस हो वेस्ट बंगाल में, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो हुमायूं कबीर हो या लेफ्ट,
लेफ्ट भी ठीक ठाक चुनाव लड़ रही है इस बार। ये सारे तृणमूल को हरा मतलब अपने कैंडिडेट जिता कितने सकते हैं ये तो दूसरे दौर की बात है, लेकिन ये तृणमूल को नुकसान जरूर कर सकते हैं, ये पक्की बात है। जैसे सीमांचल का जो इलाका है, जो 24 परगना का दोनों ईस्ट और वेस्ट दोनों जो 24 परगना का वो मामला है, साउथ और ये दक्षिण और वो परगना, वहां से 62 सीटें आती हैं, 62। अब इन 62 सीटों पर कांग्रेस जो कि टारगेट करेगी मुसलमानों को ही, ओवैसी भी उन्हीं को टारगेट करेंगे, हुमायूं कबीर का असर वही है। मैं ये कहता हूं कि वहां से जितना भी सीट निकालेगी वहां बीजेपी जीत नहीं जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर वो डेंट लगेगा किसको? टीएमसी को। पूरे वेस्ट बंगाल में इनका प्रभाव नहीं है, ये भी सही बात है, लेकिन अगर इनको जितने भी वोट मिलते हैं, एक एक वोट जो बीजेपी को छोड़ के टीएमसी को नहीं मिलते और किसी तीसरे को मिलते हैं, वो सब टीएमसी के ही तो वोट हैं, वही तो वहां जाएंगे। एक चीज चुनाव में और बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप अपने पक्ष में कोई एक वोट मैनेज कर लें, या विपक्ष को पढ़ने वाला, आपके अपोनेंट को पढ़ने वाला अगर एक वोट आप कम करते हैं तो आपको 2 वोटों का फायदा होता है। एक आपने उसके लिए वोट पढ़ने नहीं दिया, दूसरा अपने सामने एक वोट घटा दिया, इस तरीके से ये दोहरा लाभ होता है। तो यहां ये काम यहां पर कांग्रेस करेगी टीएमसी के लिए, ये काम यहां पर ओवैसी करेंगे, ये काम हुमायूं कबीर करेंगे और लेफ्ट करेगी। और अगर पैन वेस्ट बंगाल ये सारा इनको मिला हुआ मत अगर केवल और केवल 3% हो जाए, तो आप मुझे ये बताइए 10% का अंतर, मैंने आपको बताया 197 ऐसी सीटें हैं जो कि कम मार्जिन से हैं, अकेले एसआईआर से वो गैप, क्योंकि 25,000 से नीचे से जीत हुई है और 27,000 पर सीट अकेले एसआईआर में कम हो रहा है, तो उस गैप को 197 सीट पर गैप को तो अकेले एसआईआर ने पाट दिया है। अब उसके बाद ये 3 से 4% का डेंट अगर कांग्रेस, ओवैसी, हुमायूं कबीर और लेफ्ट से निकल के आ गया, तो बीजेपी एज लेके किस सीटों पर बैठती है? वो लगभग 180 से 190 सीटों के आसपास आपको एक धुंधली तस्वीर दिखाई दे रही है। टीएमसी की जो मजबूत सीटें हैं, उन मजबूत सीटों पर मैंने कहा कि मैक्सिमम उनके वोट सिमटे हुए हैं, जो उनको 48% तक ले जाते हैं। तो वो अगर आज की डेट में वहीं कंसोलिडेट रहे, तो भी एक बड़ा मैदान है जो टीएमसी के सामने से खिसक रहा है। क्यों? क्योंकि वहां उनकी जमीन पतली थी और उस पतली जमीन को एसआईआर ने नाप दिया है। तो ये सीधे सीधे आपको वहां दिखाई दे रहा है एसआईआर का एक असर, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। सारी जगह वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, वेस्ट बंगाल में वोटिंग परसेंटेज कम होगा। तो एसआईआर के ये आंकड़े आपको साफ साफ बताते हैं कि वो गैप गैप भर चुका है। एक चीज, फियर फैक्टर, जो कि ममता बनर्जी के पक्ष में बहुत काम करता है, और वेस्ट बंगाल के मतदाताओं से फियर फैक्टर अगर खत्म रहा तो वोटर का टर्नआउट जो है वो पोलिंग स्टेशन पर बढ़ जाएगा। अब इसके लिए क्या है? इसके लिए सेंट्रल जो मिलिट्री फोर्सेज हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनका डिप्लॉयमेंट। दूसरा, इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ने पहले इंतजाम किया कि साहब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन बना बैठा हुआ है इलेक्शन कमीशन का बंगाल के चुनाव के हवाले से, तो वहां पर चाहे डिप्लॉयमेंट हो, स्टेट पुलिस को तीसरी लाइन से बाहर उनको कह दिया कि आप पोलिंग बूथ तक नहीं जाएंगे। जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी से लेके और पुलिस के आला अधिकारियों से लेके इनकी पोस्टिंग की गई, उसके साथ साथ जब हम आप बात कर रहे हैं तो लगभग 200 एसएचओ लेवल के पुलिस अधिकारियों को मत दिया गया है और ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट विधानसभाओं में मत दिया गया है। छोटे छोटे बूथ बनाना, छोटी सोसाइटियों में बूथ, अपार्टमेंट्स में बूथ, इन जगहों पर इंतजाम करना और एग्रेसिव होकर इलेक्शन कमीशन का खेलना, ये सब बताता है कि फियर फैक्टर थोड़ा कम हुआ। उसका सबूत मैं आपको देता हूं। मैं उसे ओन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे संतोष है इस बात का, और मैं बड़ी आशा के साथ, बड़ी प्रत्याशा के साथ इस डेवलपमेंट पर
लगातार निगाह रखे हूं, और वहां से मुझे एक उम्मीद दिखाई दे रही है, एक संकेत मिल रहा है। जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के बाद मजहबियों के उत्पात करने का प्रत्युत्तर जो वो दिखाई दिया है वेस्ट बंगाल में, वो ये बताता है कि एसआईआर ने ग्राउंड पर एक पॉजिटिव, वो वहां पर ध्रुवीकरण किया है, और वो पॉजिटिव ध्रुवीकरण है अपनी हिंदू आइडेंटिटी को खतरे में आते हुए देखना, डेमोग्राफी बदलते हुए देखना, अपनी प्रति हो रही हिंसा को देखना। तो ये जो स्ट्रांग फीलिंग है जिसने अभी मुर्शिदाबाद में अपने आप को दिखाया मात्र है, ये इतना बड़ा अंडर करंट है जो पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर अंदर पनप रहा है, और वो निकलेगा। एक पॉइंट और है जो आज 31 मार्च के साथ कोइंसाइड करता है। अमित शाह ने कहा था 31 मार्च 2026 तक हम खत्म कर देंगे नक्सलवाद को। नक्सलवाद नक्सलवाद खत्म की कर दो। शुरुआत बंगाल से होती है। जी सर। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपने अच्छा याद दिलाया। नक्सलवाद की शुरुआत वहीं से हुई, वेस्ट बंगाल से। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव का जरा रिजल्ट दर्शक देख लें। नक्सलबाड़ी और आसपास का जितना भी इलाका है, चाहे वो इधर दार्जिलिंग के नीचे सिलीगुड़ी वाला इलाका हो, और नक्सलबाड़ी एक्चुअली जहां था वो सारे इलाके, वहां सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। जिन सीटों पर भाजपा की जीत पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं हुई थी, वहां उनका वोट परसेंटेज आप देख लीजिए। तो जिस नक्सलबाड़ी से ये आंदोलन, और नक्सलबाड़ी आंदोलन के बारे में, नक्सली आंदोलन के बारे में मैं एक चीज और कहूंगा। मैं तो पता नहीं, सरकारों से भी मेरी गहरी इससे ना इत्तेफाकी रहती है। इसे नक्सलवाद आंदोलन नहीं कहना चाहिए, प्योर माओइस्ट आंदोलन है। नक्सलवाड़ी से जो आंदोलन शुरू हुआ था वो तो शोषकों और जमींदारों के दमन के खिलाफ एक पॉजिटिव नक्सलवाड़ी का आंदोलन था। उसको बाद में लेफ्टिस्टों ने हाईजैक कर लिया और उसे खूनी और बदनाम एक तरह से विचारधारा बना दी नक्सलवाद की। तो नक्सलवाद की अपनी भूमि नक्सलवाड़ी में पिछले ही विधानसभा चुनाव में उन पूरे एरियाज पर भाजपा ने अपना कब्जा किया हुआ है। वो दर्शक चाहें तो उसे गूगल करके सीटवार आप उसका डिटेल देख लीजिए। तो लेफ्ट तो पूरी तरीके से आप समझे कि कभी भी भारत की चुनावी जमीन पर तो वो हकीकत नहीं रही। हाँ, जहां वो रहे सबसे ज्यादा वक्त तक इसी वेस्ट बंगाल जहां हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब उखड़े तो पूरी तरह उखड़ गए। कारण ये कि जब ये रहे सत्ता में होते हैं तो वहां पर एक अराजक सिस्टम। आज आप ममता बनर्जी के गुंडों की, कैरम क्लबों की बात कर रही, वो किसके हैं? वो लेफ्ट के ही तो हैं जिन्हें ममता बनर्जी लेके आई। तो जहां ये सत्ता में रहते हैं वहां अराजकवादी एक सिस्टम पैदा कर देते हैं। या अगर केरल जैसे राज्य जहां ये अराजकवादी भी पैदा करते हैं और साथ में मजहबी भी पैदा कर देते हैं, तब वो इनका लाल सलाम जो है लाल असलाम हो जाता है। तो ये इनका गठजोड़ रहा है। ममता बनर्जी इस बार एक चीज में और फंसी है, बड़े खूबसूरत ढंग से उनको बीजेपी ने फंसाया है। जो उनकी सबसे मजबूत जमीन है और जिसके लिए वो अभी भी छटपटा के कोशिश कर रही हैं, जैसे माँ माटी मानुष की जगह उन्होंने मछली, मुर्गा और मटन पकड़ लिया। इसके साथ साथ वो बंगाली प्राइड बार बार लड़ाने की कोशिश कर रही है। महुआ मोइत्रा से बंगाली वर्सेस गुजराती कराना शुरू किया। इस बार ये मौका उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने और सेंट्रल भाजपा ने दिया नहीं। कैसे सर? ममता, कारण यह है, आप हमेशा जरा देखिए, ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन हवा वो बनाना चाहती हैं बंगाल बनाम दिल्ली, बंगाल बनाम मोदी, बंगाल बंगाल बनाम अमित शाह, बंगाल बनाम गुजराती। वो बंगाल के अंदर बंगालियों के लिए, बंगालियों के बीच चुनाव नहीं होने देती, बंगाल के रियल इश्यूज पर बात नहीं करने देती। उससे उनको दोहरा फायदा होता है। एक तो वो अपनी कमियों पर ध्यान हटा लेती थी, एक्सपोर्ट कर देती हैं सारी चीजें, डिस्ट्रैक्शन कर और देती हैं। एग्जैक्टली, और दूसरा बंगाली प्राइड, बंगाली सेंटिमेंट पर खेल जाती हैं। ये बंगालियों के आन बान शान का सवाल है, ये बंगाली की इज्जत की बात है। इस इसमें बार लोगों को कंपैरिजन करना चाहिए ना कि उड़ीसा से भी लोअर जीडीपी हो गया इन लोगों का। उड़ीसा जा रहे हैं लोग लोग झाड़ू पोछा करने से। उड़ीसा बदनाम था, छत्तीसगढ़, रायपुर, ये एरियाज में बंगालीज छोटी छोटी मीनियल जॉब्स के लिए जा रहे हैं। कौन से बंगाली अस्मिता रह गई?
अस्मिता तो तब मैं होती ना जब आप नंबर 1 पर होती, गुजरातियों को टक्कर दे रही होती, साइंटिस्ट होते, इंजीनियर्स होते। क्या है आज की डेट मैं में आपको एक बेंगॉलीज़? और अच्छा छेड़ा आपको आपने। मैंने एक वीडियो किया था परसों और उसमें फिगर आउट किया है मैंने कि रोज 12,000 लोग भाग रहे हैं बंगाल से। मैं उस पर भी आऊंगा। अभी आपने जो एक बात कही ना कि ये जो बंगाली प्राइड वाली बात, इस बार आपने देखा होगा कि भाजपा ने अपनी पूरी चुनावी रणनीति बदली हुई है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में आपको शुभेंदु अधिकारी लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की यूनिट लीड करते हुए दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये पीछे-पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए, आज 31 तारीख है जब हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो 2 फेज में इलेक्शन है, मात्र 10 दिन का चुनावी प्रचार का समय है वेस्ट बंगाल में, वो सिमट गया है। 1 महीने जैसा 7-8 चरण में है नहीं कि 1 महीने का पूरा समय मिलेगा, कहीं न कहीं प्रचार चल रहा होगा, नहीं। 23 और 24 को ऐसे इलेक्शन है तो आप सोचिए, केवल 10 दिन का मिल रहा है। 31 तारीख हो गया। पहली प्रधानमंत्री की रैली 5 तारीख को होने वाली है वेस्ट बंगाल में। इससे पहले जो रैलियां उन्होंने कहा वो प्री इलेक्शन कैंपेन था। तो इस बार ममता बनर्जी को उलझाया है बीजेपी ने कि बंगाल के लिए बंगाल में अब चुनाव होगा और बंगाली एक दूसरे से चुनावी मैदान में भिड़ेंगे। इसलिए शुभेंदु अधिकारी बिना अनाउंस किए सीएम फेस हैं। ये बंगाल तक मैसेज दिया जा रहा है और उसी के साथ-साथ नंदीग्राम से दौड़ा के जो भवानीपुर से एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी को लड़ाया गया ममता बनर्जी से, बीजेपी ने ये भी संकेत दिया है जिससे जनता तक ये मैसेज जा रहा है कि रिप्लेसमेंट देने के लिए मजबूती से भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी। इसका होना इसलिए जरूरी था कि जो फियर फैक्टर होता है ना, उस फियर फैक्टर को कम करने में मदद मिलेगी। ये भाजपा अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। बाकी इलेक्शन कमीशन के इंतजाम, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अपॉइंटमेंट, ये ट्रांसफर्स, ये तमाम चीज, इसने एक माहौल बना दिया और बंगालियों के साथ एक जो उनका चुनावी व्यवहार है, वो मैं आपको बताऊं। वो एक बार जब किसी को चुन लेते हैं तो लंबे समय तक झेलते हैं। 32 साल इसीलिए झेल गए कम्युनिस्टों को, 15 साल ममता को। लेकिन जब एक बार वो चलो पलटाई वाला अपना नारा वाकई में वो जमीन पर उतारते हैं तो लंबे समय के लिए वो फिर पलट देते हैं। इस बार भाजपा ये प्रयास कर रही है कि बंगाल के मतदाताओं के बीच में हम ये मैसेज कन्वे कर दें कि इस बार पलट रहा है, मतलब हम सत्ता में आ रहे हैं। तो एक बड़ा फ्लोटिंग फियर फैक्टर की वजह से या अवॉइड करने से, मैं आपको एक बड़ा चौंकाने वाली फिगर बता रहा हूं। फियर फैक्टर के अलावा मेरी राजस्थानी ग्रुपों से बात हो रही, असम हो चाहे वेस्ट बंगाल हो चाहे ऐसे कितने भी आप राज्य ले लीजिए, हर राज्य में राजस्थानी व्यापारियों का एक बहुत बड़ा चंक है जो मौजूद है, जो वहां का वोटर भी है। अकेले कलकत्ता में 2 लाख बंगाल राजस्थानी वोटर हैं। अरे सॉरी, 20 लाख, 20 लाख राजस्थानी वोटर्स हैं। 2 लाख से कम वोट पोल होते हैं। भाजपा और आरएसएस उनके बीच में काम कर रही है और इलेक्शन कमीशन भी इस पे आ रहा है कि हम आपकी सोसाइटियों में छोटे बूथ बना देंगे। उनमें ये होता है कि ठीक है यार, हम लोग व्यापारी करने वाले आदमी हैं, कौन चक्कर में पड़ेगा, पेटीएमसी वाले आएंगे, फलाने करेंगे, ढिकाने करेंगे। तो बीजेपी ग्राउंड पर इस पर फोकस कर रही है। किस तरीके से आरएसएस के लोग इसीलिए वहां पर बड़े गहराई से काम कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत रिवेल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब ये तो पब्लिक डोमेन में है, खुद लोग बात कर रहे हैं, इस पर आर्टिकल आ रहे हैं। एक-एक आरएसएस के स्वयंसेवक के पास यह कार्य है कि वो कम से कम एक परिवार से मतदान होने तक 3 बार मिले। तो ये जो बार-बार नॉकिंग है, ये लगातार चल रही है और ममता बनर्जी को उन्हीं के जो पहले यूएसपी वाले काम हुआ करते थे कि इसको फलाने वर्सेस फलाने करा दो, उसमें ममता बनर्जी इस बार मौका ही नहीं पा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी के सामने आप बंगालियत आइडेंटिटी को नहीं खड़ा कर सकोगे, इसलिए आपको गुजराती को टारगेट करना पड़ेगा। गुजराती मौका दे नहीं रहे। तो ये बंगाल भाजपा बंगाल में बंगालियों के बीच, बंगालियों के लिए और बंगालियों द्वारा लड़ रही है इस रणनीति पर। और यही वजह है कि उन्होंने अपने 3M बदल लिए और मछली लिए घूम रही हैं। मतलब मछली की प्राइड तक पहुंच रही हैं कि किसी तरह बंगाली सेंटिमेंट को जगा लें। ये हाल है ममता बनर्जी का। जी। डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। तो कुछ वही कहानी चल रही है। डेस्परेट है ममता इस वक्त।
और देखिए सर, पर एक चीज तो मानना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद पॉलिटिक्स में वो चलता है। ममता हम्म, ने जो नकेल कस के रखी है ना, कि सोचिए प्राइम मिनिस्टर मोदी तक को उतरना पड़ा है मैदान में, शाह को उतरना पड़ा है मैदान में, एजेंसीज को उतरना पड़ा है मैदान में, इलेक्शन कमीशन को उतरना पड़ा है मैदान में, सुप्रीम कोर्ट तक को आना पड़ गया मैदान में, ये तहलका मचा के रखा हुआ है। देखिए, हमारे जब हम अपनी एशियंट टाइम्स की बात करते हैं तो दो तरह की महिलाएं होती थी। एक तो होती थी जो देवी, जैसे सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, ये होती थी। दूसरी होती थी ताड़का, शूर्पणखा। अब कौन किस कैटेगरी में आता है, मैं ये अपने व्यूअर्स पे छोड़ दूंगी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट देम टू कमेंट कि ममता बनर्जी किस कैटेगरी में आती है आपके हिसाब से, क्योंकि हर किसी की सोच अपनी अपनी होगी। बट मानना बिल्कुल पड़ेगा, जो इन्होंने बंगाल का रूपरेखा बदला है सर। 70 years, कम टू दिल्ली, गो टू उत्तर प्रदेश, गो टू राजस्थान, गो टू तमिलनाडु एंड गो टू वेस्ट बंगाल। मैं सर वेस्ट बंगाल कलकत्ता सिर्फ एक बार गई थी, दूसरी बार मेरी हिम्मत नहीं हुई, बिकॉज दैट द पीपल माइट बी वेरी नाइस, पर वो जगह है ना, वो अभी अपने 1947 के उससे बाहर ही नहीं आया है। 50 पैसा चलता है, जो 50 पैसे में आज के डेट में टॉफी तक नहीं मिलती है। ये आप मतलब अब बात करते हो सुभाष चंद्र बोस की, जिसको बाय द वे वेस्ट बंगालीज ओन अप नहीं करते हैं। वेस्ट बंगालीज आज तक सुभाष चंद्र बोस जी की तारीफ नहीं करते हैं। दयानंद सरस्वती और कितने बड़े बड़े नाम निकले हैं वहां से, बट इन लोगों को दे डोंट, आई रियली डोंट नो कि किस उसमें रहते हैं, माइंडसेट में रहते हैं। एक लगता सर, दो जगह के लोग ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं अगर आप देखें तो, जो दोनों जगह आक्रमण कह लीजिए या फिर स्लेवरी माइंडसेट कह लीजिए। एक तो हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, सुपर सप्रेशन, ऑब्सेशन, डिप्रेशन, जितने भी अब हैं वो सारे, और दूसरा दूसरा पंजाब। पंजाब लीजिए। यस। दोनों तरफ के लोग किसी भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतने ज्यादा है ना, कि मोरालिटी, इंटीग्रिटी, डेडिकेशन, लॉयल्टी टू द कंट्री सब घोल घाल के पी जाते हैं। इतना ज्यादा उनके डीएनए में चला गया सैडली, बिल्कुल बट इट्स मतलब मेरा इंटरेक्शन ऐसा है। आई एम श्योर सभी ऐसे नहीं होंगे, बट मेरा काफी एक्सपोजर है, बिकॉज मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाती रही हूँ या जिन लोगों से उठती बैठती रही हूँ, जिन मोहल्लों में मैं रही हूँ दिल्ली में, जब व्हेन आई वाज स्टडीइंग देयर, वो पंजाबी मोहल्ले रहे हैं। आई कैन सी दैट। जी सर, योर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है कि देखिए, जिन क्षेत्रों में लोकल प्राइड जैसी बीमारी होती है ना, उसका यही हाल होता है, मैं आपको बताऊं। और मैं अभी ये बताता हूं कि जरा सा इसको डाइल्यूट करता है जो समाज, तो उसका क्या भला होता है। बिहारी प्राइड कहीं से कम सेंटिमेंट नहीं है, स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग सेंटिमेंट है। ये कोई मैं उलाहना या मजाक नहीं उड़ा रहा हूं कि एक बिहारी सौ पे भारी। ये प्राइड के साथ निकला हुआ एक जुमला है। लेकिन वही बिहार जब एक दिन सोच लेता है कि नहीं यार, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया जातीय खांचा, बहुत हो गया क्षेत्रीय खांचा, बहुत हो गया, नहीं हम दिल्ली को हमारा शोषण नहीं करने देंगे, तथाकथित शोषण नहीं करने देंगे। और उसने सोच लिया कि 2017 में उत्तर प्रदेश जिस रास्ते पर चल पड़ा है और डेवलपमेंट देख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है, देश के विकास में हिस्सा देख रहा है, उसने सोच लिया। और पिछले विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित आश्चर्यचकित रह गए और हो गया काम। आप देखिए, अपने आप को मुक्त किया है हमारे सामने। बिहार एक उदाहरण है। इसी के साथ साथ जहां पर अपनी अस्मिता, अपनी पहचान के संकट का सवाल सीधे सीधे दिमाग को हिट कर देता है, वहां भी ऐसे डिसीजन हो जाते हैं। वहीं वेस्ट बंगाल के बगल का उदाहरण है असम। डेमोग्राफी चेंज का प्रॉब्लम हो, चाहे आप कई सारी समानता हो, यूपी बिहार में जो रिश्ता रहा है लगभग वही रिश्ता वेस्ट बंगाल और असम के बीच में है, समाज के बीच में। खान पान ले लीजिए, पहनावा ले लीजिए, बहुत सारे बोले जाने वाले शब्द ले लीजिए, समस्याएं ले लीजिए, घुसपैठ ले लीजिए, डेमोग्राफी परिवर्तन ले लीजिए, भाईजानों का एक मुश्त वहां पर मौजूद होना पाया ले लीजिए, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर उनका मेजोरिटी में आना ले लीजिए। ये वेस्ट बंगाल और असम में बहुत ऐसी हैं जो सिमिलर हैं। लेकिन उसी असम ने एक दिन ये समझ लिया ठिठक के, अरे भाई साहब, ऐसे तो हमारी जो असमिया प्राइड है, असमिया संस्कृति है, असमिया जो आइडेंटिटी है, वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे हम। और उसके बाद क्या होता है, सौरदानंद सोनोवाल से वो परंपरा शुरू होती है परिवर्तन की, और वो हेमंता विश्व शर्मा तक लगातार जारी है। आज राष्ट्रीय मीडिया में हम लोग अभी चलते चलते बात कर रहे हैं, असम पर बात क्यों नहीं हो रही है?
क्योंकि सबने ये मान रखा है कि असम ने अपने चुनाव को सेटल करके पैक करके रख दिया है किनारे, दैट्स इट। बीजेपी वो कम केवल इस impact। बात की प्रतीक्षा कर रही है कि टिकट आ जाएगा, आराम से भात खाएगा, लाहे लाहे असमिया हमारा भाई जाएगा पोलिंग बूथ पर, चुपचाप उंगली दबाएगा, पी की आवाज सुनेगा, आके फिर दिन भर आराम करेगा। क्यों? क्योंकि उसने वहां एक ऐसा मुख्यमंत्री देख लिया है जिसने उसके सारे जो टॉप जो समस्याएं हैं उनको सीधे एड्रेस कर रहा है विद क्लियरिटी। हेमंता विश्व शर्मा कहता है हमको मियां वोट नहीं चाहिए। पूरे जितने भी ऐसे लोग हैं जो मतलब कुछ नहीं जानते शब्दों के बारे में, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं उनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अरे मालिक समझो, असमिया में मियां भाई का मतलब मुसलमान नहीं होता। असमी में जाके अगर किसी तुम असमी मुसलमान को मियां भाई कह दोगे तो वो डंडा लेकर दौड़ा लेगा आपको। बहुत बड़ी गाली होती है, क्योंकि वहां मियां भाई कहा जाता है अवैध बांग्लादेशियों को, जो रोहिंग्यास घुसपैठिया उनको मियां भाई कहते हैं। तो असम की जनता को यह पता है कि ये हमारी प्राइड के लिए लड़ रहा है, ये हमारी जरूरतों के लिए लड़ रहा है, और उन्होंने रिजल्ट देखे हैं। साथ में डबल इंजन की सरकार होने के नाते जो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं का जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन देख रहा है, वो जनता देख रही है, वही डबल इंजन की सरकार का इफेक्ट उसे असम में दिख रहा है। केंद्रीय परियोजनाएं भी वहां सफलता से लागू हो रही हैं। तो आप बताइए, सड़क अच्छी, बिजली अच्छी, बाकी सारी सुविधाएं अच्छी, बहन बेटियां सुरक्षित, आबादी सुरक्षित, सीमा सुरक्षित, जो घुसपैठ हो चुकी है उस पर तीव्र गति से काम हो रहा है। दुनिया अभी न जाने क्या क्या, मतलब दुनिया कह रहा हूं, भारत का शेष हिस्सा न जाने क्या क्या चीजों में उलझा है। बंगाल एसआईआर में अटक के चल रहा है, उत्तर प्रदेश बेचारा एसआईआर करवा रहा है, और असम में किस बात की तैयारी हो रही है? वहां पर गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में है जब हम आएंगे तो हम यूजीसी लागू करेंगे। लोग तो आप सोचिए, असम यात्रा के किस अगले स्टेशन पर मौजूद है। तो ये परिवर्तन होता है। वहीं आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, तो निश्चित तौर पर असम जिस यूसीसी रास्ते होगा, पर है, यूसीसी नहीं होगा, यूसीसी होगा। यूसीसी, अरे यूजीसी नहीं, आजकल यूजीसी ऐसा विवादित बनता है। नहीं साहब, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सॉरी, अच्छा कि आपने करेक्ट कर दिया। हाँ, यूजीसी हर जगह टपक पड़ रहा है। नहीं, यूजीसी तो गॉन केस हो गया। वेस्ट बंगाल में और असम में कहीं यूजीसी का कोई फंडा ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि असम जिस रास्ते पर चल पड़ा है, बंगाल सुगबुगाहट है, और इसीलिए मैं चलते चलते एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं उसे ओन नहीं कर रहा। हमें बहुत ज्यादा गुलाल पोत के नाचना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो प्रत्युत्तर दिखाई दिया है, यह एक छोटी घटना नहीं है। रामनवमी जुलूस के बाद हिंदू समाज द्वारा जो सड़कों पर प्रत्युत्तर दिखाई दिया है, ये बताता है कि नीचे लावा किस तरीके से मैं पिघल। मैं सर प्रति उत्तर को समझा देती हूँ। लपेट वो लाठी में तेल लगा लगा के दौड़ा दौड़ा कर मारा है। ये जो निकल कर आया, मैं सच बोलूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर। दिस इज व्हाट वी वांटेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आपकी धरती है, हमारी धरती है, क्लेम इट बैक, वापस लो। दिस इज आवर लैंड। जिनको चाहिए था वो जहां से आए हैं उसी रास्ते से, उसमें से बिल में से घुस के वापस जाएं। बांग्लादेश लिया था लड़के, वहीं वापस लौट जाएं। यहाँ के नहीं है वो। और यहाँ के लोकल मुसलमान भी वैसे भी परेशान है बेचारे, बांग्लादेशियों से खुद बेचारे, उनकी नौकरी खा रहे हैं, उनका ही धंधा पानी सब अपना रहे हैं, उन्हीं के नाम पे सारे बिल फाड़ रहे हैं। थैंक यू सो वही मच तो, सर फॉर जो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मियाँ भाई कह दीजिए, दौड़ा लेगा मुसलमान असम का, डंडा लेकर दौड़ा लेगा आपको। जी थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी डेडिकेशन पसंद आती है, तो देन प्लीज डोंट forget to support, donate and contribute the alternate media। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे ईमेल लिखें। दैट्स द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद मी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम।